नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के लिए स्पेशली विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं वाली सीरीज के अंतर्गत जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं विश्व इतिहास में 1453 से 1870 की सीरीज का। तो इसके अंतर्गत दोस्तों एक नए टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। तो दोस्तों इस इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के जो विभिन्न पक्ष रहे हैं उन सभी पक्षों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज का हमारा ये लेक्चर नंबर 8 आज होने जा रहा है। इससे पहले हम 7 लेक्चर इससे पहले ले चुके हैं इस सीरीज के। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट लेक्चर के लिंक आपको मिलेगी जहां से आप 1 बाय 1 करके सभी लेक्चरों को शुरू से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे अन्य सब्जेक्टों को भी देखना चाहते हैं, उनके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें जहां पर मेरे द्वारा YouTube पर फ्री कोर्स लॉन्च किए गए हैं। उन सभी कोर्सों तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस बना पाएंगे, उन कोर्सों तक पहुंच बना पाएंगे। ये नंबर ऑफ लिस्ट जो आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट की जो लंबी लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर ही पढ़ाए गए हैं। तो इन्हें आप निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने की आपको आवश्यकता है। इन सब के अलावा यदि आप में से कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रज्ञान हिंदी नाम के दूसरे YouTube चैनल की लिंक दी गई है, जिसे मेरे द्वारा ही वहां पर क्लासेस ली जा रही है। तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाकर के, और उसे भी विजिट कीजिए। एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मैं आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं वहां पर। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस ले रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपकी कवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है कल के सेशन के साथ ही। आज से हम इसकी सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति पर, और विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति कहां पर? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, और इसके विभिन्न पक्षों को जानेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये पूरा सिलेबस है आपका, एक बार देख लीजिएगा। जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट पर देख लीजिए एक बार। टेबल ऑफ कंटेंट दैट मींस कि इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसके कारण जानेंगे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। इसके बाद इस क्रांति के प्रभाव क्या रहे हैं, इसके माफ कीजिएगा परिणाम क्या रहा है, और इसके प्रभाव क्या रहे हैं। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कवर होगा। तो आइए एक एक करके उन सभी को डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आज के टॉपिक से संबंधित है। 2 क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चनों को आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन से, तो उसके बाद इसका रिविजन लगाएंगे, उसके बाद ही टॉपिक में आगे रिविजन लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम चर्चा जो कर रहे हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। तो दोस्तों बेसिकली अभी तक अगर आपने कंटिन्यू फॉलो किया है, लेक्चर नंबर 1 से फॉलो किया है, तो ये आप भली बात ही समझ चुके होंगे कि औद्योगिक क्रांति या आधुनिक की युग की जो शुरुआत मानी जाती है वह इंग्लैंड से ही मानी जाती है। तो आखिर ये ऐसा है क्यों, अर्थात ये कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, किसी अन्य राष्ट्र में क्यों नहीं हुई, या यूरोप में तो बहुत सारे देश है उनमें क्यों नहीं हुई, सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों हुई, शुरुआत क्यों हुई वहां पर। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इन कारणों को जाने उससे पहले ये तो देख ले कि ये औद्योगिक क्रांति एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार ही इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं। विश्व इतिहास में बेसिकली पहली बार बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा शुरुआत से बताना कंपलसरी है। इसीलिए मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेकर के आया हूं जिस कंटेंट को आप आज क्लास लेते हो, इसके बाद में यदि आप 6 महीने बाद भी इस नोट्स का रिवीजन लगाओगे ना, तो आज का लेक्चर आपको पूरी तरह याद आ जाएगा और एकदम इजी होने वाला, एकदम इजी वे में जाने वाला। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी, ना हिंदी मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट्स को मैं ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देने वाला हूं। तो हर टॉपिक की पीडीएफ, सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मिलती है ना, तो निश्चिंत रहे, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, यही आपका शॉर्ट नोट है। इसके अलावा कोई नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे।
मेरी गारंटी है समझाना, समझाना मेरी जवाबदारी है, मैं समझाऊंगा, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदारी वो ये है कि फोकस होकर के क्लास को पूरी देखना है, शुरू से एंड तक पूरी क्लास को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सो सामान्यतः औद्योगिक क्रांति शब्द के अंतर्गत उन समस्त वैज्ञानिक आविष्कारों और परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जिनके कारण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। सुनिए ध्यान से, क्या कहा गया यहां पर, औद्योगिक क्रांति जो है इसमें उन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है या कुछ उन आविष्कारों को शामिल किया जाता है जिनके कारण 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए। दरअसल हुआ क्या कि 18वीं शताब्दी जब समाप्त हो रही थी और 19वीं शताब्दी प्रारंभ हो रही थी, उस दौर के बीच में इंग्लैंड के उद्योग के क्षेत्र में एक भयानक तरीके से जो है परिवर्तन देखने को मिला, जिसे हम क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला, यही परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया, इसको औद्योगिक क्रांति कहलाई। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है कुछ और नहीं बल्कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंडस्ट्री सेक्टर में जो परिवर्तन हुआ इंग्लैंड में, उसी परिवर्तन को ही यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। अब किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन कब होता है और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन कब होगा, जब वहां पर कुछ न कुछ नए इनोवेशन हो रहे हो, कुछ नए इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन हो रहे हो, नए नए आविष्कार हो रहे हो। जब नए आविष्कार होते हैं तो नई नई प्रकार की मशीनों का निर्माण होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, और इस टेक्नोलॉजी और नई नई मशीनों के निर्माण ने इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्षेत्र था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसको भारी मात्रा में प्रभावित किया। अब जैसे ही नई मशीनें आई तो प्रोडक्शन तीव्र गति से होने लगा और साथ ही साथ में क्वालिटी में भी बेहतर होने लगा, कम लागत में अधिक प्रोडक्शन होने लगा। तो इससे इंग्लैंड का पूरा उद्योग जगत हिल उठा और पूरे विकास की ओर आगे बढ़ने लगा। अब ध्यान से सुनते चलिएगा। यांत्रिक आविष्कारों के कारण विशाल कारखानों का जन्म हुआ, विकास हुआ। मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। कारखाना प्रणाली के विकास से पूंजीवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, अर्थात ये कि अब जो ये कारखाना प्रणाली थी, अब चूंकि कारखाना प्रणाली कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, नई नई मशीनें थी, भारी मशीनें थी। कारखाना स्थापित करना मतलब हर किसी के बस का काम नहीं था, बल्कि पूंजीपतियों का ही अंडर में ये कार्य था, अर्थात कि कारखानों पर पूरी तरह से पूंजीपति वर्ग का अधिकार हो गया। और जैसे ही पूंजीपति वर्ग का अधिकार हुआ तो पूंजीवाद का उदय हुआ। देश की समस्त औद्योगिक व्यवस्था पर पूंजीपतियों का नियंत्रण हो गया। समझते चलिएगा यहां पर क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला। उससे पहले कुटीर उद्योग धंधे, छोटे छोटे कई कुटीर उद्योग धंधे चलते थे, लेकिन जैसे ही औद्योगिक जगत में हलचल हुई, विकास हुआ, नई नई मशीनें आई, कारखानों की स्थापना होने लगी, तो वो कुटीर उद्योगों से जो माल निर्मित होता था वह बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बनाए गए निर्मित माल का सामना नहीं कर पाई और वो कुटीर उद्योग बंद होने लगे, ठप पड़ने लगे। अब एकाधिकार किसका होने लगा, बड़े बड़े कारखानों का होने लगा। अब चूंकि बड़े बड़े कारखाने बड़े बड़े लोगों के हुआ करते थे, अर्थात पूंजीपति वर्ग का हुआ करता था, तो इस प्रकार से इंग्लैंड के बाजार से कुटीर उद्योगों का चला जाना, कुटीर उद्योगों का निरस्त हो जाना, समाप्त हो जाना और कारखाना प्रणाली का उदय हो जाना, जिससे पूंजीवाद का उदय हुआ, इन सभी प्रक्रियाओं के कारण पूंजीपतियों का इस पर एकाधिकार हो गया, औद्योगिक व्यवस्था पर एकाधिकार होने लगा। तो कुटीर उद्योग के स्थान पर कारखाना प्रणालियां आ गई। दस्तकारी के स्थान पर मशीनी युग आ गया। दस्तकारी मतलब हैंडीक्राफ्ट, जहां पर हाथों से काम किया जाता था, अब हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से काम किया जाता। जहां पहले 10 लोग मिलकर के कार्य करते थे, उस कार्य को एक अकेली मशीन के द्वारा और उनसे भी कम से कम समय में कर दिया जाने लगा। तो इन समस्त परिवर्तनों को इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों ने क्या नाम दिया, औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। बात समझ आई दोस्तों। तो ये थी औद्योगिक क्रांति की छोटी सी व्याख्या। अब जरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कुछ है ना, सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक है। तो ये मत समझिए कि व्याख्या वाले पॉइंट को हमने देख लिया मतलब औद्योगिक क्रांति को पूरी तरह समझ लिया, ऐसा नहीं है। जब इसके कारण समझोगे तब कहीं जाकर के आपको ये समझ आएगा कि यार औद्योगिक क्रांति क्या थी, ये समझ आ गया।
इसके पीछे हुई क्यों, कारण क्या था, फिर हम देखेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ, फिर देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ, कहां कहां पर, इंग्लैंड में, यूरोप में, पूर्वी देशों में, है ना, एशिया में, अफ्रीका, तो इनमें प्रभाव क्या पड़ा इसका, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप चल करके, ताकि टॉपिक आपकी कवर में रहे, आपके अंडर में रहे, बाहर ना निकले। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके कारण के पीछे। भाई ये औद्योगिक क्रांति तो हुई, लेकिन क्यों हुई, इसके पीछे रीजन क्या था, तो वो रीजन जो है ना, हम इन 4 बिंदुओं के माध्यम से समझने वाले। कौन कौन से, एक तो है व्यापक व्यापारिक क्षेत्र के माध्यम से, दूसरा है कोयले और लोहे की खानों की निकटता के कारण, तीसरा है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति के कारण, चौथा है सुदृढ़ सामुद्रिक स्थिति के कारण। तो ये 4 मुख्य रीजन थे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के होने के पीछे। ये 4 कारण या 4 क्षेत्र विशेष रूप से जिम्मेदार थे। क्लियर है? वेस्ट ट्रेड एरिया, वास्ट ट्रेड एरिया, प्रोक्सिमिटी कोल एंड आयरन माइंस, ठीक है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पोजीशन। तो ये 4 प्रमुख रीजन थे। इन चारों रीजनों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनते चलोगे ना, एक एक बात एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे व्यापक व्यापारिक क्षेत्र। व्यापक व्यापारिक क्षेत्र, ध्यान सुनिएगा। यूरोप के अन्य देश, अब चूंकि इंग्लैंड कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में है। अब यूरोप महाद्वीप में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप महाद्वीप में कोई एक अकेला देश तो है नहीं इंग्लैंड, इसके जैसे बहुत सारे राष्ट्र हैं, है ना, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कई सारे देश है यार, जो बहुत विकसित राष्ट्र है आज के समय में देखा जाए तो उनमें से एक इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में ही क्यों, उसके पीछे कारण दोस्तों हम जानेंगे आज। तो व्यापारिक क्षेत्र की बात करें, तो इंग्लैंड का जो व्यापारिक क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा व्यापक था, विस्तृत था। कैसे? यूरोप के अन्य देश अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझे रहने के कारण व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाए। तो हम सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले होने के पीछे जो प्रमुख कारण था वो उसकी व्यापक व्यापारिक क्षेत्र था। क्यों था? क्योंकि यूरोप के दूसरे देश जब वो अपनी आंतरिक समस्याओं में ही उलझे हुए पड़े थे, उस समय इंग्लैंड अपने व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा था। समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यूरोप के जो अन्य देश जो इसके प्रतियोगी थे, प्रतिस्पर्धी थे, माफ कीजिएगा, प्रतिस्पर्धी थे, इंग्लैंड के जो अन्य यूरोप के जो दूसरे देश थे जो प्रतिस्पर्धी थे, विशेष रूप से कौन? पुर्तगाल था, फ्रांस था, ठीक है, पुर्तगाल, फ्रांस और ऐसे 1-2 राष्ट्र और थे जो इसके कठोर प्रतिस्पर्धी कहे जा सकते हैं। तो वो राष्ट्र अपनी आपसी जो कहें कि अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझे रहे, और उस समय इंग्लैंड अपनी व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करता रहा, जबकि अंग्रेजों ने अपने परिश्रम और साहस के बल पर इंग्लैंड के व्यापार का विस्तार किया। अब वो चाहे इंग्लैंड की सरकार हो या इंग्लैंड की कंपनी हो या इंग्लैंड का निजी क्षेत्र हो, हर एक ने इंग्लैंड को सपोर्ट किया। उन्होंने अपने परिश्रम, अपनी मेहनत और अपने साहस के बल पर पूरी दुनिया में अपनी विजय पताका फहराई, और सब लगभग पूरी दुनिया को ही जो है उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया, और वहां से वो इंग्लैंड को फायदा पहुंचाने लगे व्यापारिक क्षेत्र के रूप में। तो एक विशेष रीजन तो यह था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति दुनिया में सबसे पहले आई। दूसरा कारण देखें तो लोहे और कोयले की जो खदानें थी, अब चूंकि लोहा और कोयला दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है, महत्वपूर्ण धातु है। क्यों है भाई? क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो कार्य थे या कारखाने थे या बहुत सारा प्रोडक्शन जो है ना, इन दोनों की दम पर ही होने लगा था। क्यों हुआ देखिए, सुनिए। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में दोनों खनिज पदार्थों की खानें साथ साथ पाई जाती थी। अब देखिए, अब अगर कोई ऐसा देश है जहां पर कोयले और लोहे की खदानें साथ में हो और पर्याप्त मात्रा में हो, तो उस देश का विकसित होना तो परम स्वाभाविक है, हो ही जाएगा। यही इंग्लैंड के साथ हुआ। इंग्लैंड का जो उत्तर पश्चिम का भाग है, उत्तर पश्चिम का जो भाग है, उस भाग में इन दोनों ही खनिज पदार्थों की जो खानें थी, खदानें हैं, वो साथ साथ पाई जाती थी। इस सुविधा के फलस्वरूप मशीनों का निर्माण होने लगा। अब देखिए, लोहे की खदानें पाई गई तो नई नई मशीनों का निर्माण हुआ। बड़े पैमाने पर कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन में सहायता मिली। और सेम कहानी कोयले की है। कोयला होने से उनको एनर्जी प्राप्त हो गई, अधिक मात्रा में कम लागत पर एनर्जी उनको प्राप्त हो गई। तो जब एनर्जी मिली और लोहे से मशीनें बनी, तो उद्योग जगत में
क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जो एक प्रमुख कारण बना औद्योगिक क्रांति लाने का इंग्लैंड में। इसके तीसरे कारण की बात करें तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी इस क्षेत्र में इसने भी प्रमुख भूमिका निभाई। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है इंग्लैंड की, उसने भी इंग्लैंड में दुनिया में सबसे पहले उद्योग क्रांति के उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे, आइए देखते हैं। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति ने औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। कैसे किया भाई? क्योंकि इंग्लैंड को यदि आपने कभी वर्ल्ड मैप में देखा होगा तो इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा सा राष्ट्र है, एक छोटा सा राष्ट्र है। अगर आप इंग्लैंड के बीचों बीच भी खड़े हैं ना, तो आप 50 किलोमीटर चलोगे तो समुद्र आ जाएगा, चाहे किसी भी दिशा में चले जाइएगा। इंग्लैंड के बीचों बीच खड़े होंगे तो 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर समुद्र तट कहीं पर भी नहीं था। तो ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। अब चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण क्या था कि चारों तरफ का जो इसका समुद्री इलाका था, समुद्री तट था, वहां पर इसका पूरा 100% कंट्रोल था। इसके लिए जो है जलपोतों को व्यापार के लिए दूसरी जगह भेजना, किसी अन्य राष्ट्र भेजना बहुत आसान था, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ। वो दूसरी बात, मेन रीजन ये भी था कि अन्य देशों के आक्रमण का भी उसको खतरा नहीं था, ठीक है। तो देखिए, इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, यहां का कोई भी स्थान समुद्र तट से 49 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं, कोई भी स्थान। कच्चे माल को बाहर से मंगाने और निर्मित माल को बाहर भेजने में व्यापारियों और उद्योगपतियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। इस सुविधा का इंग्लैंड की जनता को पूरा लाभ प्राप्त हुआ। चारों तरफ समुद्र तट होने के पीछे ये इसकी सफलता की कहानी इस प्रकार रही है। इंग्लैंड ने हर एक नकारात्मक चीज को सकारात्मक रूप से देखा और उसे सकारात्मक दृष्टि से ही प्रयोग में लाए। बात समझ आई? तो इस तरह से इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति रही है, उसने औद्योगिक क्रांति को लाने में इंग्लैंड की सहायता की। कारणों में अंतिम कारण है समुद्रिक स्थिति, सुदृढ़ समुद्रिक स्थिति। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल से ही समुद्रिक शक्ति के क्षेत्र में इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का अग्रणी देश बन गया था। कहने का मतलब यह है कि जब महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी तो उनके समय से ही इंग्लैंड ने, अब चूंकि इंग्लैंड को पता था ना कि वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और अगर उसने अपनी नेवी को अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया तो संभवतः कोई भी राष्ट्र उस पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्र को अगर हमला करना होगा तो वो समुद्र के रास्ते ही हमला करेगा। तो इंग्लैंड के सामने ज्यादा चुनौतियां नहीं थी, उसको सिर्फ पता था कि सिर्फ और सिर्फ उसको जल शक्ति को जो है मजबूत करना है, नेवी को मजबूत करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो उसने शुरू से इसी बात पर फोकस किया और उसने अपनी सामुद्रिक शक्ति को जो है सर्वोपरि बना लिया। समुद्रिक शक्ति में सिर्फ सेना का ही स्ट्रॉन्ग करना जरूरी नहीं था, बल्कि उसके अलावा व्यापार करने के लिए जलपोतों को भी उसने स्ट्रॉन्ग किया, सक्षम बनाया, ताकि वो दूर दूर तक की यात्रा कर सके। और उसने समुद्रिक स्थिति शक्ति के मामले में एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली जो यूरोप के दूसरे देशों के पास नहीं थी। विशाल जल सेना के कारण युद्ध काल में भी क्या कि देखिए, इंग्लैंड के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि हर राष्ट्र में क्या होता है, जब वो किसी अन्य राष्ट्र से युद्ध लड़ता है तो क्या होता है, उसका व्यापार ठप पड़ जाता है, उसका बाजार ठप पड़ जाता है। लेकिन इंग्लैंड के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने पहले ही जल सेना को बहुत मजबूत बना के रखा हुआ था। तो वो जल सेना युद्ध में लगी रही, इंग्लैंड का व्यापार यथावत चलता रहा। वहां के व्यापारी जलपोतों के माध्यम से अपना माल आसानी से अपने अन्य जिस स्थान पर वो गंतव्य स्थान पर भेजना होता था वहां पर आसानी से भेज देते थे, तथा बाहर से आने वाले माल को भी इंग्लैंड तक लाने में वहां के जलपोत अत्यधिक सहायक सिद्ध होते थे। अन्य देशों के पास इस प्रकार की सुविधा व्यापक पैमाने पर उपलब्ध नहीं थी, और यही प्रमुख कारण था कि इंग्लैंड के अलावा यूरोप के दूसरे देशों में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि प्रारंभ इंग्लैंड में ही हुई, क्योंकि इंग्लैंड का चारों तरफ से सपोर्ट किया उसकी परिस्थितियों ने। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से उम्मीद करता हूं आपको कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति के होने के पीछे के कारण समझ आए होंगे आपको। मात्र 4 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके परिणामों की, कि यार इसका परिणाम क्या पड़ा, इसका
परिणाम क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो आइए कुछ के कुछ हम इसके रिवॉल्यूशन के कंसिक्वेंसेस भी देख लेते हैं। क्या क्या कंसिक्वेंस है, तो इसमें हम 5 बिंदुओं को देखने वाले हैं। एक में देखेंगे उत्पादन में वृद्धि हुई, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आने से उत्पादन में वृद्धि हुई, कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया, औद्योगिक नगरों का निर्माण हुआ, मजदूरों का जो जीवन है वो कष्टदायी हो गया और महिला मजदूरों की भी दुर्दशा हो गई। ये 5 पॉइंट विशेष हैं। क्लियर है? चलिए तो इन 5 पॉइंटों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही परिणाम वाला चैप्टर भी समाप्त होगा आपका। चलिए, उत्पादन में वृद्धि। अब ये तो आप भली बातें समझते यार, औद्योगिक क्रांति हुई है, उद्योग जगत में परिवर्तन आया है, तो कब आएगा? नई मशीनें बनी हैं, नए नए कारखाने डलने लगे हैं, कुटीर उद्योग बंद हो गए जो कम प्रोडक्शन दे रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनों से बड़े बड़े कारखाने बने, तो बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़ी मशीनें, तो बड़ा बड़ा प्रोडक्शन। ठीक है, अब उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा था ना, अब वो जरूरत, वो इंग्लैंड में तो बिकेगा नहीं भाई, उसको बेचने के लिए अब बाजार भी चाहिए था, जो दूसरे देशों की तलाश, उसी के लिए इन्होंने खोज करना प्रारंभ कर दिया, रास्ता तलाश चालू कर दिया दूसरे देशों का। और इसी औद्योगिक क्रांति विशेष रीजन रही है उपनिवेशों के पीछे, उपनिवेश बनाने के पीछे। उत्पादन में वृद्धि, वस्त्र उद्योग तथा कोयले के उत्पादन और व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। उद्योग क्रांति हुई तो वस्त्र उद्योग, कोयले का उत्पादन, कोयले खदान से कोयला निकालना, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। देख सकते हो 1813 में इंग्लैंड भारत को 50,000 किलोग्राम सूती कपड़ा बेचता था। कितना? 50,000 किलो। 1813 की बात करें तो इंग्लैंड से भारत में सूती कपड़ा कितना आता था? 50,000 किलो आता था। लेकिन 1855 तक आते आते ये 25 लाख किलो हो गया। कहां 50,000 और कहां 25 लाख। इतना उत्पादन बढ़ा इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ये माल ऐसे खपत नहीं कर पाया, बल्कि सूती कपड़े में भारत की दुनिया का कोई देश टक्कर नहीं ले सकता था। इतना उच्च कोटि का कपड़ा हुआ करता था भारत में। उसको बर्बाद और तबाह करने के पीछे कारण भी तो यही थे, इंग्लैंड ही था, कि जब तक भारत का मार्केट टफ नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक इंग्लैंड का माल यहां कैसे बिकता। तो भारत का बाजार बनाने के, भारत में इंग्लैंड का बाजार बनाने के लिए जरूरी था अंग्रेजों के लिए कि पहले वो भारत के माल को समाप्त करे, कुटीर उद्योग समाप्त करे, सुप्रसाव कर दिया, उसके बाद अपना माल यहां बेचने लगे। आप देख पा रहे हैं 1813 में 50,000 किलो और 1855 में कितना? 25 लाख किलो। आगे बात करते हैं कुटीर उद्योगों का पतन। तो यंत्रों के आविष्कार और बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के कारण माल अधिक मात्रा में और कम लागत में तैयार होने लगा। इससे क्या हुआ? कुटीर उद्योग से जो माल बन रहा था वो जो इनका सामना नहीं कर पाए, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, और वो नष्ट हो गए। सिंपल सी कहानी। तीसरा बिंदु है औद्योगिक नगरों का निर्माण। अब जब बड़े बड़े उद्योग पनपेंगे, बड़े बड़े कारखाने डलेंगे, तो जो वहां पर काम करने वाले लोग होंगे वो ज्यादा दूर रहना क्यों पसंद करेंगे? कारखाने के आसपास ही रहेंगे। तो कारखाने के आसपास उनके निवासों का निर्माण होने से अब जो है औद्योगिक नगरों का निर्माण होना चालू हो गया। जबकि औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड की हालत देहाती टाइप की थी, देहाती, ग्रामीण इलाके थे सभी इंग्लैंड में। तो देहाती देश इंग्लैंड क्रांति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक नगरों वाला देश बन गया। कारखानों की स्थापना ऐसे स्थानों पर हुई जहां कोयला तथा अन्य साधन उपलब्ध थे। सिंपल सी कहानी है। तो ऐसी जगह पर बड़े बड़े नगर बसेंगे। बड़े बड़े नगर कहां पर आएंगे? ऐसे स्थानों पर आएंगे जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो लोगों को। ठीक है। और चौथा पॉइंट है मजदूरों का कष्टमय जीवन। कारखानों की संख्या बढ़ गई, मजदूरों के काम करने और रहने की स्थितियां निराशाजनक होती चली गई, क्योंकि बड़े बड़े कारखाने, उनमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए था। ज्यादा प्रोडक्शन, अगर टारगेट जरूरत से ज्यादा रखोगे तो हालत किसकी खराब होगी? मजदूरों की, क्योंकि मशीनें तो थकने वाली है नहीं। ठीक है। तो मजदूरों की स्थिति जो थी वो निराशाजनक होती चली गई। अस्वस्थकर परिस्थितियों में कम वेतन पर मजदूरों को 14 से 16 घंटा कार्य करने पर मजबूर होना पड़ा और जीवन स्तर बहुत ज्यादा गिरते गिरते निम्न स्तर तक जाकर पहुंच गया। तो इस तरह से मजदूरों की स्थिति बहुत ही ज्यादा कष्ट में होती चली गई। अगला है बाल और महिला मजदूरों की दुर्दशा। अब मजदूर तो मजदूर है,
जब कुटीर उद्योग धंधे हुआ करते थे तो पारिवारिक स्तर पर ही जो है वो निपट लिया करते थे और समय के हिसाब से काम कर लिया करते थे जितनी आवश्यकता होती थी। लेकिन अब चूंकि बड़े बड़े कारखाने, ये उनका महत्व कहां समझेंगे परिवार का। तो यहां पर पुरुष मजदूरों ने तो काम किया ही 14 से 16 घंटे बिना किसी उचित परिस्थितियों के। अधिक प्रोडक्शन के लिए जानवरों की और मशीनों की तरह उनसे काम करवाया जाता था, जिससे उनका स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ा और उनका जीवन स्तर बहुत निम्न चला गया। लेकिन बालक, बच्चे और महिलाएं भी इनसे कहां पर बचने वाली थी। तो कारखाने और खदानों में कार्य करने वाले बाल तथा महिला मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। पुरुष श्रमिकों के समान काम करवाने के बाद भी बच्चों और महिलाओं मजदूरों को वेतन कम दिया जाता था, काम उतना ही करवाया जाता था। इस तरह से उनका भी शोषण होने लगा। तो ये परिणाम हुए। ये विशेष 5 परिणामों को आप लोग याद रखेंगे। प्रभाव की बात करें तो इसे हम 3 कैटेगरी में समझेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, समाज का प्रभाव क्या पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और राजनीति पर क्या प्रभाव। इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट। ये 3 इंपैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। एक एक करके इनको भी कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ में हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आर्थिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के आर्थिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए। इंग्लैंड कृषि प्रधान देश से औद्योगिक देश बन गया। नए आविष्कारों से कारखानों की संख्या बढ़ने लगी। कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो गए। यह आर्थिक प्रभाव रहा। पूंजीवाद का जन्म हुआ। मतलब क्या हुआ, व्यापारिक क्षेत्र पूरी तरह पूंजीपतियों के हाथ में आ गया, क्योंकि कम पैसे वाला तो इस क्षेत्र में एंट्री कर ही नहीं सकता था। जिसके पास में अच्छे खासे पैसे थे, जो धनी व्यक्ति था, वही कारखाना स्थापित कर सकता था। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि पूरा व्यापार किसके अंडर में आ गया, पूंजीपतियों के अंडर में आ गया। और जब पूंजीपति ही वहां पर थे तो पूंजीवाद का वहां पर जन्म हुआ। पूंजी की मांग बढ़ने लगी और पूंजी की मांग बढ़ने से क्या हुआ, बैंकों का जन्म होने लगा। इंग्लैंड में भूमि का मूल्य बढ़ जाने से कुलीन वर्ग को अत्यधिक लाभ हुआ। मध्यम वर्ग भी ठीक ठाक था, संतुष्ट था, लेकिन श्रमिक वर्ग की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि भूमि का मूल्य बढ़ चुका था। भूमि का मूल्य बढ़ चुका था तो जो श्रमिक वर्ग था उनके रहने की तक जगह ठीक ठाक रूप से नहीं मिल पा रही थी उनको। तो ये विशेष रूप से हम इसमें आर्थिक प्रभाव को देख सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो सामाजिक क्षेत्र भी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। उस पर भी बड़े भयानक प्रभाव देखे गए। औद्योगिक क्रांति ने समाज को 2 भागों में तोड़ दिया। पहले समाज एक ही हुआ करता था, लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति आई ना, तो औद्योगिक क्रांति ने समाज को अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भाग थे, एक अमीरों का था और एक गरीबों का था। अमीरों का जो भाग था उसे पूंजीवादी कहा गया और गरीबों के भाग को मजदूर कहा गया। दोनों में जो डिफरेंस था ना, वो थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका था। लगभग जमीन आसमान वाला डिफरेंस हो चुका था। बहुत ज्यादा असमानता हो चुकी थी। एक वर्ग के पास आनंद और विलासिता के सारे सामान उपलब्ध थे, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, तो वहीं दूसरे वर्ग के पास निर्धनता का नंगा नाच हो रहा था। किसी प्रकार की कोई अपनी जरूरत की आवश्यक वस्तुओं तक भी उनकी पहुंच नहीं बन पा रही थी। हर एक आवश्यक वस्तु का अभाव था दूसरे वर्ग के पास। खाने को रूखा सूखा भोजन मिलता था। छोटे छोटे बच्चों को 16 से 16 घंटे काम करना पड़ रहा था उन कारखानों पर। यह प्रभाव पड़ा सामाजिक रूप से। कहां पर, इंग्लैंड में। और इस प्रभाव को लेकर के सिडनी साहब ने एक तंज भी कसा। क्या कहा उन्होंने, कहा कि इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड को लेकर कहा कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूर को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेशी बना दिया है। सिडनी ने क्या कहा, इस औद्योगिक क्रांति नाम का जो भूत आया ना, औद्योगिक क्रांति नाम का भूत, इसने मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को अपने ही देश में भूमिहीन परदेशी बना दिया है, क्योंकि भूमि खरीदना लेना इनके बस की बात नहीं थी। अंतिम रूप से जो प्रभाव रहा वो रहा राजनीतिक प्रभाव। क्या रहा राजनीतिक प्रभाव, प्रजातंत्र। यद्यपि इंग्लैंड के शासन की नीति थी, आज भी जब हम संविधान पढ़ते हैं ना, तो हम वहां पढ़ते हैं कि लोकतंत्र प्रजातंत्र को लाने वाला जो पहला देश था वो कौन था, ब्रिटेन था। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वास्तविक रूप से प्रजातंत्र इंग्लैंड में स्थापित है? तो यहां पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्रांति ने
राज्य में पूंजीपतियों का प्रभाव काफी बढ़ा दिया था। संसद में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ा दी गई, अपने आप बढ़ गई ना, क्योंकि सब विशेष विशेष क्षेत्रों पर तो पूंजीपतियों का अधिकार था। और जब चुनाव होते तो ये पूंजीपति वर्ग के लोग पैसे खिला करके और वोट प्राप्त करने की नीति इन्होंने अपना ली। तो पैसे देंगे, वोट लेंगे, तो इस आधार पर क्या हुआ, संसद में भी उनकी संख्या मतलब पूंजीपतियों की संख्या बढ़ने लग गई। अब जब संसद में जाकर पूंजीपति बैठ गए तो वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देते थे, गरीब जनता की आवश्यकताओं की ओर वो देखते भी नहीं थे। तो कुछ विचारकों ने हालांकि इसमें सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन समाजवाद और साम्यवाद का इससे उदय भी हुआ। जब विचारकों ने, कुछ विद्वानों ने इस क्षेत्र में इस स्थिति पर थोड़ी गौर की और लोगों के सामने रखा इस समस्या को, तो उसको रखने के कारण क्या हुआ, समाजवाद और साम्यवाद का उदय हुआ, जिन्होंने पूंजीपतियों के अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की। सरकार को भी विवश होकर के फैक्ट्री एक्ट बनाने पर मजबूर होना पड़ा। सरकार ने भी फिर फैक्ट्री एक्ट का निर्माण किया, फैक्ट्री एक्ट बनाया। तो अब फैक्ट्रियां उस एक्ट में दिए गए नियमों के आधार पर ही चलेगी, अब ज्यादा शोषण नहीं हो पाएगा बाल और महिलाओं का। बेकारी की समस्या ने सरकार व जनता को परेशान कर दिया। कुछ लोगों ने मशीनों का विरोध किया। पूंजीपति व मजदूरों में भी बहुत संघर्ष हुआ। अंत में मजदूरों की सुविधाओं को मानना पड़ा तथा पूंजीपति राजनीति से दूर होने लगे। हालांकि इंग्लैंड में समय रहते सुधार कर लिया गया, अतः साम्राज्यवाद का विकास हुआ। यातायात की सुविधा से जनता को भी लाभ हुआ और शासन चलाने में सुविधा भी हुई। रेल तथा तार के प्रयोग से सरकार का शासन सुदृढ़ और स्थायी प्रकार का होने लगा। इस बात को लेकर के एंसर साहब ने कहा कि 19वीं शताब्दी में होने वाले संसदीय सुधार औद्योगिक क्रांति के ही परिणाम थे। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की संसद में जो परिवर्तन हुए, जो सुधार हुए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुए। अन्यथा अगर औद्योगिक क्रांति नहीं आती और ये इतनी सारी गड़बड़, मतलब पूंजीपति अगर संसद में एंटर नहीं करते तो असंभव था अभी तक इंग्लैंड की संसद उन्हीं बुराइयों से, उन्हीं दोषों से जूझ रही होती जो प्रारंभिक दौर से चले आ रहे थे। क्लियर है? तो इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं इसके चारों पक्ष आपको भली भांति प्रकार से समझ आए होंगे। अगले सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति। मतलब ये कि अभी सिर्फ हमने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पर चर्चा की है, अब कुछ और राष्ट्रों को उठाएंगे और उन देशों में भी औद्योगिक क्रांति पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो लेक्चर नंबर 9 में यूनिट सेकेंड चल रही है, आपको याद है यूनिट अभी सेकेंड चल रही है, आपकी सेकेंड स्टार्ट हो चुकी है आज से ही। ठीक है, तो लेक्चर कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों का सहयोग चाहिए, थोड़ा सहयोग, दैट मीन्स कि थोड़ा रुचि ले सेशन में, तो ये सेशन कंटिन्यू ही चलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले मैं इसको होल्ड कर चुका था और अब नहीं चाहता हूं कि फिर से होल्ड हो, कि होल्ड होने के ठीक 1 साल बाद इस सब्जेक्ट को फिर से स्टार्ट किया है मैंने। तो कृपया करके थोड़ा सेशन को शेयर मेयर करें, क्लास को लाइक वगैरह कर दिया करें, है ना। नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रॉपर क्लासेस अगर आपको पढ़नी है तो ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेहतर मुझे तो नहीं लगता कि इतनी डिटेल क्लासेस और चैप्टर बाय चैप्टर आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस के रूप में कोई दे रहा होगा, नहीं मिल पाएगी। इसलिए थोड़ा सा देखिए, मेरी बात मत सुनिए, आप लोग खुद एनालाइज कीजिए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां सब्जेक्ट देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए, किस प्रकार से मैं आपको पढ़ा। कैमरा क्वालिटी मत देखना, मेरे पास संसाधनों की बड़ी भारी कमी है, क्योंकि फ्री पढ़ाता हूँ ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम चलती है संसाधनों को लेकर के। तो कैमरा क्वालिटी नहीं देखना है आपको कंटेंट की क्वालिटी देखना है कि किस तरह का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, किस तरह की क्लासेस ले रहा हूँ। ऑन कैमरा में कॉलेज में जैसे क्लासेस चलती है ना 45 मिनट की, इसी ही लेंदी क्लासेस में आप लोगों के लिए लेता हूं जहां आवश्यकता होती है। अब चूंकि दोस्तों टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसा रहा आपका टॉपिक। ठीक है, नए छात्र हैं तो आप लोग जो है, यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी लेक्चरों की लिंक आपको नहीं मिल पा रही है, लिंक चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर ऊपर देख रहे हैं, इस पर व्हाट्सअप कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, डेली अगर क्लासेस लेनी है आपको तो टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर ये ग्रुप टाइप करना, लोधाजी क्लासेस, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस ग्रुप को, है ना, लोधाई क्लासेस नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर भी आपको जो है डेली क्लासेस मिलती रहेगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है और नाम एक ही है। बहुत अच्छी बात यह है कि नाम एक ही, लोधाजी क्लासेस, दैट्स ऑल। तो इसको आपको ज्वाइन करना है। इसी के साथ में जो है डिस्क्रिप्शन को भी तुरंत, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लें, वहां पर आपको आपकी आवश्यकता की सभी लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।